स्वामी रामदेव के नीचे 5000 तो डॉक्टर काम कर रहे हैं, 500 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया हुआ है। यह है चरैवेती की पुरुषार्थ की ताकत। और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को फिर परमार्थ में लगाया, अपने लिए 1 रुपया नहीं चाहा। मेरे मन में बचपन से ही विद्रोह था मैकाले की शिक्षा पद्धति के प्रति। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया तो मुझे लगा मुझे अंग्रेजों का मानस पुत्र नहीं होना है, मुझे अपनी ऋषि परंपरा से पढ़ना है। हम रामदेव जी से अमर उजाला के इस संवाद में, हरियाणा के संवाद में बात कर रहे हैं जो उनकी जन्मभूमि है। अभी मैं नरवणे साहब से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जन्मी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और यहीं के महेंद्रगढ़ के तो अपने हरियाणा की जन्मभूमि पर अमर उजाला के संवाद में आए, इसलिए बाबा रामदेव जी के लिए जोरदार तालियां। और यहीं महेंद्रगढ़ से, इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकलकर बाबा रामदेव जी ने न केवल योग की बल्कि आयुर्वेद की पताका को भी पूरी दुनिया में उस तरीके से फहराया कि जैसा कोई सोच नहीं सकता था। मानो कि भारत अपने योग को, अपने योग सूत्र को, और खुद महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र को और उसकी उस परंपरा के ध्वज को ऊपर चढ़ाए रखने के लिए किसी बाबा रामदेव का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ भारत के इस योग को और आयुर्वेद को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित किया है, पहले जोरदार तालियां। प्रणाम प्रणाम। और योग अभी भी होगा। योग संयोग तो 24 घंटे ही रहता है, तो 1 मिनट लंबी सांसें ले लिया करो। कुछ लोग कहते हैं जी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा पोल्यूशन है तो क्या दम घुट करके मरोगे? लंबे सांस लोगे तो फेफड़े ताकतवर होंगे। ताकतवर आदमी को सांप, बिच्छू, कोई भी बुरा आदमी, बुरा व्यसन, कोई चीज़ नहीं लगती है। जिसके फेफड़े कमज़ोर होते हैं उसका पोल्यूशन भीतर ही जम जाता है। इसलिए आप सुबह उठ करके एक बार तो ये फुंकार होनी चाहिए। कुछ लोग सांस भी भरते हैं तो मरा सा, और थोड़ा सा ज्यादा भर सको तो ऐसे भर लो। मैं 1 घंटा लगातार ऐसे कर लेता हूं तो 365 दिन एक बार सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता। आज तक भगवान की कृपा से शायद ये भी कुछ करेंगे। नहीं, मैं तो इसलिए आपके सम्मान में खड़ा हो गया। नहीं, और कुछ नहीं करेंगे तो कुश्ती जरूर करूंगा तेरे साथ आज। मैंने बेरा पट्टे की तो बड़ा ताकतवर है तो बस तरीका 1 मिनट यही कर ले। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 8 चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं और दिमाग की बत्ती जल जाती है। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले जो सिग्नल हैं वो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते। हम जब पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जब ऐसे डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम खाली ऑक्सीजन ही नहीं भरते, अच्छी दिव्यता से भी अपने आप को भरते हैं। 1 मिनट डीप ब्रीदिंग हो सके तो फिर ये 5 मिनट कपालभाति। सभी ने अभी भोजन किया है थोड़ी देर पहले ही। हाँ, तो सबके पेट में ना वो पनीर और तंदूरी रोटियां भरी हुई हैं, तो उसको थोड़ा मिला देते हैं। हाँ, तेरा भी ज्यादा नहीं है, 4-5 किलो खींच मत, खींच रहा भी तो कपालभाति, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश इससे अच्छा हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश से ही हूं तो ये कपालभाति बड़ा जबरदस्त है। मैं तो चाहता हूं सबका पेट इतना होना चाहिए कि आप अपने पेट को जब अंदर खींचें तो साइड की पसलियां दिखें। ये हेल्दी आदमी का लक्षण है। एक तो होता है BMI, एक होता है BRI, बॉडी राउंड इंडेक्स, वो इतना होना चाहिए। बेटर नॉट टू ट्राई, मैं तो ट्राई भी नहीं करूंगा। और उसको जब घुमाए
योग की शक्ति पुस्तकों में नहीं है, साक्षात है। तालियां, वो करके दिखा रहे हैं। तो ये तो चलो ये नहीं होगा, इसको तो चलते चलते भी कर सकते हैं। सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और सीधे के बजाय उल्टे चलना चाहिए। ये तो पहले ही दूर हट गया। ऐसे चलते चलते फ्रंट वॉक जितना अच्छा होता है उतना बैक वॉक अच्छा होता है। ये और ये लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट विंड, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट विंड हमारा एक्टिवेट होता है। इससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और पूरा जो बॉडी का ऑटोनॉमिक सिस्टम है ऑन हो जाता है। 99% हमारी बॉडी अपने आप काम करती है और वो ऑटो पायलट मोड पर आ जाती है, नहीं तो ऑटोमेन डिजीज होंगी। और मन तो अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। योग करने वाले का मन उसके बिना इधर उधर उसको लगाए वो भटकेगा नहीं। ये बड़ी बात है, नहीं तो लोगों का मन सुबह से शाम तक पगलाया रहता है। तो ये 3 प्राणायाम, अनुलोम विलोम और फिर पीस के लिए भ्रामरी उद्गीत जो ऐसे करते हैं ना, ये बड़ा अच्छा है। तो मंगलाचरण हमारा योग से हो गया। अब आगे कर्म योग की बात बहुत ही शानदार मंगलाचरण हुआ। और मैं चाहता था कि ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ की यात्रा जो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए दुनिया के मंचों पर इतनी जबरदस्त तरीके से भगवा को भी, भारत को भी, योग को भी, आयुर्वेद को भी प्रसिद्ध कर रही है, उससे शुरू करूं। लेकिन अब पहला सवाल वहीं से जहां से आपने शुरू किया। हम इस दिल्ली के उस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहां पर रोज सुबह होती है, अरे आज तो AQI 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया। और मेरे जो ये फेफड़ों से जुड़े डॉक्टर मित्र हैं वो भी, और सामान्य बुद्धि भी ये कहती है कि भाई इसमें प्राणायाम मत करना, नहीं तो आप इस भ्रम को मतलब ये दो चीजें हैं। एक तो दिल्ली वालों के फेफड़ों को यदि अलग करके देखा जाए या उनकी रियल उनकी फोटो ली जाए तो काले काले मिलेंगे। हमारे वाला जैसा यहाँ से लाल है फेफड़ा भी हमारा लाल मिलेगा भीतर से भी। और सच में दिल्ली वालों के फेफड़े जो सिगरेट बीड़ी आदि नहीं पीते उनके भी काले मिलेंगे। वो रोज सुबह आ रहा है, कभी 18 सिगरेट, कभी 25 सिगरेट, तो एक दिन में और इतनी उम्र घट गई और कितने लोग तो मर रहे हैं। ये पोल्यूशन, शुद्ध हवा, दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, लेकिन जहर हम पी रहे हैं। तो फिर भी हम तो जहां रहते हैं वहां AQI 5 से लेकर के 10-15 रहता है। पर ये सब लोग तो नहीं जा सकते ना वहां। कभी 10 दिन चले गए। तो क्या इसमें प्राणायाम करना चाहिए? मेरा सीधा सवाल तो ये। आप कितना ही AQI हो उसमें थोड़े बहुत तो देखो धूल कण होंगे। AQI के मापने के वैसे 3 चीजें उसमें है। एक तो पूरा कार्बन है, फिर थोड़ी सी धूल के भी कण है, फिर उसमें धुंध में कुछ और भी थोड़ी नीचे आ जाते हैं सर्दी के अंदर। तो जो भी कुछ है, आपके फेफड़े यदि स्ट्रोंग हैं तो अंदर से उसको बाहर फेंक देंगे। तो आप घर में कर रहे हैं तो पर्दे डाल करके और खिड़कियां खोल करके करें, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन आती रहेगी। और फिर 10-15 दिन में मास्क लगा के पर्दे झाड़ दें तो धूल के कण काफ़ी तो उसी से रुक जाते हैं। बहुत महंगी महंगी मशीनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इतने नाजुक हो जाओगे यदि बहुत ज़्यादा मशीन लगाओगे कि घर के अंदर तो AQI तुमने कंट्रोल कर लिया, सड़क पे आती है छींक मारोगे। तो ये एक तो ये चीज़ है। तो फेफड़े यदि मजबूत हैं तो वो गंदगी को बाहर फेंक देते हैं। हार्ट यदि स्ट्रोंग है तो अंदर कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन को बाहर फेंक देता है। लीवर यदि मजबूत है तो फैटी लीवर नहीं होगा, सब चीज़ों को बैलेंस करता है। अपनी बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी इज ए फाइटर। जैसे हमारे रोहन साहब हमारे योद्धा रहे, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन है साहब, आपका भी दर्शन हो गया हमें। हम तो बचपन से ही योग शक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति को जीते हैं और ये तो हमारे रोम रोम में सभी के है। तो हमारा शरीर भीतर से योद्धा है, वो हारना नहीं चाहता जी। न किसी बीमारी के सामने, सर्दी जुकाम बुखार, कोरोना, BP, शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर में एपोप्टोसिस हमारा गड़बड़ा जाता है तो उससे भी लड़ता है शरीर। तो हम हर एक चीज से लड़ते हैं। सर्दी आ जाए तो उससे भी लड़ता है शरीर, अंदर से गर्मी पैदा करता है। इसलिए तो हम नेचुरल हीटर ऑन कर रखा है, इसलिए हमें स्वेटर नहीं पहननी पड़ती। हाँ, मैं तो ये राज क्या है? तो ये माने शरीर सर्दी से भी लड़ता है, गर्मी से भी लड़ता है,
हर तरह की परिस्थिति से हम लड़ते हैं, तो अपने भीतर की शक्ति को योग से हम जागृत कर सकते हैं। आपने अभी कहा कि कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने घर में तो एयर प्यूरिफायर लगाया और बाहर मास्क लगा के मॉर्निंग वॉक हो रही है। तो अब थोड़ा इसमें सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। ये देश हमारा है। देखो, हमें ये सोचना पड़ेगा कि केवल परिवार मेरा नहीं, ये जो मेरा जो चारों तरफ का परिवेश है, ये प्रकृति है, पर्यावरण है, नेचर है, इन्वायरमेंट है, देश की मिट्टी है, पानी है, मुझे इसको गंदा नहीं करना चाहिए। मैं स्नान भी करता हूँ तो 1-2 बाल्टी से ज़्यादा पानी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा पानी प्रयोग करना भी पाप है। मैं हवा को दूषित नहीं करता हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसे कूड़े में भी आग नहीं लगाता। जिस कूड़े को सड़ाया जा सकता, खाद बनाया जा सकता, उसको सड़ाते, जिसको रिप्रोसेस किया जा सकता है रिप्रोसेस करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है। मेरे लिए ये पूरी प्रकृति मेरी माँ है, तो माँ का हम उपयोग तो कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं। माँ का उसका जो है जैसे माँ ना, उसका हम स्तनपान करें तो उसके बेटे बेटियां हम बड़े होते हैं, लेकिन उसका रक्तपान करने लग जाएं तो हम कातिल कहलाएंगे। ऐसे ही हमें प्रकृति माता का, धरती माता का और भारत माता का सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही रामदेव जी ने, और हम सम्मान करेंगे तो शायद ये दिल्ली के AQI को कम कर पाएंगे। उस AQI को कम करने के साथ साथ अब हम हरियाणा में जहाँ बैठे हैं, आपकी जन्मभूमि है, यहीं से बहुत करीब लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होगी। कैसा रहा वो बचपन, और वो कौन सा क्षण था जब आप ये इस तरफ मुड़ गए? मैंने ये भी पढ़ा कि कहीं वो जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी उसकी बजाय मेरे मन में बचपन से ही विद्रोह था मैकाले की शिक्षा पद्धति के प्रति। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, तो मुझे लगा मुझे अंग्रेजों का मानस पुत्र नहीं होना है, मुझे अपनी ऋषि परंपरा से पढ़ना है। यद्यपि आज भी वो स्कूल है जहां मैं पढ़ा हूं, सैयद अलीपुर का, शहबाजपुर का, पूरे स्कूल में हमको तो ये पता नहीं था कि स्टेट में, देश में भी कोई प्रथम होता। हमको स्कूल में हम प्रथम, तो हम ही प्रथम है। पर मैंने पढ़ा कि आपको तभी से मैकाले से घृणा तो तभी से है, और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है मैकाले के। और अब उस मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी पतंजलि की ओर से हो रहा, भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति बदलनी ही चाहिए। तो मैंने कहा मुझे अंग्रेजों का मानस पुत्र नहीं बनना है। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ये किसी भी प्रकार के गिलाने और कुंठा मुझे मंजूर नहीं। तो मैं तो पूरे आजाद ख्यालों का हूं। बचपन से ही कुछ ऐसा संयोग हुआ कि महर्षि दयानंद को पढ़ लिया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके मन में प्रेरणा जगी कि मुझे गुरुकुलीय परंपरा से पढ़ना है। और अभी भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल हम चलाते हैं। हमारे बच्चे जहाँ साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, AI और AI के साथ RI और SI सब पढ़ते हैं, माने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन हमारे बच्चे को कम से कम एक बच्चे को 11 से लेकर के 25 शास्त्र भी कंठस्थ होते हैं, और सनातन के गौरव से इतना अप्लावित होता है। वो कहता है मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं, मेरे पिंड में ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का प्रतिनिधि हूं, मेरे शिक्षिकाओं का वंशधर हूं, मेरे भीतर राम का रामत्व है, कृष्ण का कृष्णत्व है, शिव का शिवत्व है। मुझे राम और कृष्ण के सारे सपनों को साकार करना, इस धरती पर सनातन को वर्तमान में मुझे उतारना है अपने कर्म और आचरण के द्वारा। ये विचार हम बच्चों में भरते हैं, यही संस्कार हम उनमें भरते हैं, और इन्हीं विचारों और संस्कारों से बचपन से हम प्रेरित रहे। और बस एक ही ध्येय था, मुझे नहीं पता था कि मुझे दुनिया इतना बड़ा योगी बना देगी, इतना उपयोगी भी बना देगी, कोई कर्म योगी बना देगी। लेकिन चरय वेति विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ मेरे जीवन के सूत्र रहे, चलते रहे और आज अमर उजाला के अमर उजाले में पहुंच गए। थैंक यू तन्मय जी, थैंक यू। 77 वर्षों की यात्रा है रामदेव जी अमर उजाला की। 18 अप्रैल 1948 से शुरू करके यहाँ पहुंचे हैं, और अब चाहते हैं कि देश जब स्वर्णिम शताब्दी की ओर जा रहा है तो उसमें अमर उजाला अपना क्या योगदान। अरे ये हरियाणा से लेकर के उत्तराखंड जहां हम रहते हैं वहां से लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के आप साहब, तो आप तो जो है मैं तो कहूँगा आप जहां तक पहुंचोगी वहीं उजाला आपके साथ साथ चलेगा। मेरी शुभकामनाएं। आप खाली 3, 4, 5 स्टेट में नहीं, पूरे राष्ट्र में आप पूरे उजाला फैलाते चलें, और हम तो अमरता के ही गीत गाते रहें। शुद्धों से निरंजनों सी संसार माया परिवर्जितों सी अमर असी, अमर हैं हम, आत्मा तो अजर नित्य विनाशी है। क्या बात है। आपने ठीक बताया कि हम यहाँ पर 22 संस्करणों के साथ 7 राज्यों में तो है ही, लेकिन डिजिटली हम अन्य सभी हिंदी भाषी राज्यों में भी। और आप डिजिटल के हेड है, मुझे पता लगा। जी, डिजिटल का काम देख रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि उस तरीके से अमर उजाला से जुड़ने और सेवा करने का अवसर मिला। आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि वो मैकाले का विद्रोह वहाँ पहुँच गया जहाँ पर आपने
इतना बड़ा अपना नहीं, दुर्भाग्य है इस देश में जयदीप जी। देखो, कोई भी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड ऐसा नहीं है जहां पर सनातन बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, अपने पूर्वजों के सम्यक इतिहास बोध के साथ शिक्षा दी जाती हो। मैं किसी सरकार को कोसता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि हम इतने जड़तावादी हो गए हैं, जो चीजें चल रही हैं, अरे बोल चल रहा है, चलने दो ना। सारे स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम, उनके कंटेंट बदलने चाहिए। जिन मुगलों ने, आक्रांताओं ने देश को लूटा, उनको हम महिमा मंडित कर रहे हैं अभी भी। जो स्थान जितना होना चाहिए अपने पूर्वजों को, हमें इतिहास में 80% स्थान देना चाहिए। इन लुटेरे अंग्रेजों को और मुगलों को, इनको 10-20% में पढ़ा के निपटा देना चाहिए। इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक इसलिए टोक रहा हूं कि लोग इसको शिक्षा का भगवाकरण कह के आरोप लगाते हैं। नहीं, भगवाकरण तो हम भीतर से सब भगवाई हैं, थोड़ा सा भी अंदर से डालोगे तो सबके भीतर रक्ति लाल ही है। तो ये सब अब ऐसा है, देखो ये भगवा पगवा अब जो है कोई चलने वाला नहीं है। लोग खूब कोशिश करके देख ली। ये बात तो पक्की है कि भारत एक सनातन परंपरा का देश है, और सनातन कहते किसको है? जो शाश्वत सत्य है, उनको कोई नकार नहीं सकता। मैं तो सोचता हूं, जब पीछे थोड़ा जाकर के देखता हूं, तो 250 साल पहले आप किसी भी आजकल तो जो है चैट जीपीटी से लेकर के, ग्रोक से लेकर के तमाम तरह के आर्टिफिशियल टूल बने हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 200 साल पहले इतनी बड़ी थी कि 100 ट्रिलियन तो मात्र 10 बड़े परिवार, व्यक्ति या कंपनियां लूट करके गए, केवल 10। 100 ट्रिलियन जो आज पूरे विश्व की कुल अर्थव्यवस्था है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं मैं। आप देखो कितना महान रहा होगा। जो देश इतना समृद्ध था, उसको दरिद्र बना दिया हमने। अब कहते हैं जी रुपए की कीमत जो है, अब पहले 90 बोला, अब तो सबसे निचले स्तर पर, इकान पर आ गया। मैं तो दिन देखना चाहता हूं जब रुपए डॉलर के ऊपर राज करे। ऐसा हम सब पुरुषार्थ करते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। इसमें 5, 10, 20, 25 साल लगेंगे और हमें करना होगा। और जिस दिन ये होगा, जिसके पास 1 करोड़ होंगे वो 90 करोड़ का मालिक कहलाएगा। 1 लाख होंगे 90 लाख का। करना पड़ेगा। हमारा आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? हमको 4-5 कुछ छोटे मोटे देश से छोड़ करके कोई हमको जो है, हम कहने को हम तो सन्यासी वर्ल्ड सिटीजन है, लेकिन हम ब्रिटेन की तरह, क्या अमेरिका की तरह, सिंगापुर और पिछले दिनों में हांगकांग था। मैंने कहा भाई तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में चलता है बिना वीजे के? बोले जी 170 देशों में हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया 150-60 देशों में, क्या नाम, सिंगापुर। तो भाई हम लोग इतने गए गुजरे हो गए, अपने हमें औकात समझनी होगी, हमें अपनी हैसियत समझनी होगी। और अपनी हैसियत बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई स्वामी रामदेव या केवल एक देश के प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता अभिनेता, ये हमारी किस्मत नहीं बदल देंगे। जिस दिन इस देश के 140 करोड़ लोग पूरी ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में लग जाएंगे, भारत विश्व की दोबारा से आर्थिक महाशक्ति बनेगा, आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा, सामरिक महाशक्ति भी बनेगा। ज्ञान में भी हम प्रथम कोटि के थे और हम युद्ध क्षेत्र में भी प्रथम कोटि के थे। तो चाहे वो जनशक्ति हो, धन शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, हर क्षेत्र में भारत सिरमौर था। वो अपने पुरुषार्थ के बल पर था, किसी की दया के बल पर नहीं थे हम। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा। हर कोई करना तो चाहता है, पर हर कोई बाबा रामदेव नहीं बन पाता था कि जो शून्य से शिखर तक का ऐसा सफर तय कर ले कि घर में टीवी खोलो तो योग करते हुए बाबा रामदेव दिखाई देते। और पहले घर में टीवी नहीं था। हाँ, पूरे गांव में टीवी नहीं था। जहां से हम निकले जी, हमको ये पता नहीं था हम टीवी में रहेंगे। अब हम 3-4 घंटा टीवी में रहते हैं रोज। नहीं, टीवी पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम की रील में हैं। तो रोज मुझे कम से कम 20-25 करोड़ लोग मुझे देख करके योग करते हैं। साल भर का एक महीने का हम जैसे रिव्यू लेते हैं, तो 1 महीने में थोड़ा हम जो है जब देखते हैं कि कुछ ज्यादा सा वीडियो हमने डाल दिए, तो 1000 करोड़ व्यूज हो जाते हैं हमारे वीडियोज के। 1000 करोड़ जी। तो मेरा सवाल यही था, तो इसका मतलब लोगों में उत्सुकता है, योग को लोग जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। योग तो शाश्वत है। तब ताड़पत्र भी नहीं थे, भित्ति पत्र भी नहीं थे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्विटर और फेसबुक नहीं था, तब योग था। योग तो माध्यम बदला है, लेकिन योग स्वभाव में है, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। नहीं, आपने कहा कि हमारे को अपनी इकोनॉमी को वापस वैसा ही बनाना है, तो इसलिए आपसे सक्सेस मंत्र और कॉर्पोरेट मंत्र तो बाबा जी मंच पे चाहिए ना, कि ऐसा क्या करें कि टीवी खोलें तो रामदेव दिख रहे हैं, बाजार में जाएं तो पतंजलि का स्टोर दिख रहा है, टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो बाबा रामदेव दिखाई दे रहे हैं, साबुन तेल का। तो इसके लिए कोई जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस मंत्र होता है ना, 3 चीजें करनी पड़ेंगी।
देंगे। एक तो इस देश में सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, कितने गांव की भाषा में बोले तो कितना बावड़ापन कर रहे हैं लोग, कितना मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। बालों में हेयर ऑयल के नाम पर मिनरल ऑयल लगा रहे, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, माने डीजल और पेट्रोल का फाइन वर्जन है मिनरल ऑयल, उसको सिर में लगा रहे हैं। अकल के मतलब मठ मार दिया, पर्दे पड़े हुए अकल पर। दूसरा, मती मारी गई। तू तो हरियाणा का हो गया रे जी, थोड़ा बहुत तो हो तो और वो खा रहे हैं रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, उसमें सैचुरेटेड फैट है। ये रिफाइंड ऑयल ने दिमाग के दिवाले निकाल रखे, वो हार्ट में जाकर के ब्लॉकेज पैदा करता है, बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करता है। ये जितने भी हमने सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक पेंट्स, ये भी सब सिंथेटिक है, जो आगे पीछे चल रहा है सारा मामला। चारों तरफ चकाचौंध दिख रहा है। लेकिन इस सिंथेटिक दुनिया में आपको स्ट्रांग रहना है तो स्वामी रामदेव की तरह योग करना पड़ेगा। आज भी 25 साल का कोई छोरा और छोरी मेरे साथ दौड़ कर सके और कुश्ती खेल सके, कोई ना खेल पाए। तो ये ताकत योग से आती है आपको। मैं सुबह दौड़ लगाता हूं करीब 15 मिनट में 5 किलोमीटर। 15 मिनट में 5 किलोमीटर, हाँ, बहुत जबरदस्त पेस है आपका। और सुबह दिसंबर हो या जनवरी, एक बार पसीना चूता है, मैंने कहा पसीना नहीं टपकाओगे तो खुद ही टपके जाओगे। लोग यूं टपक रहे हैं, कोई किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। तो देखो, सक्सेस मंत्र, स्वदेशी को गौरव दो। दूसरा, अपने काम के प्रति 100% ईमानदारी रखो, चाहे आप विधायिका में हैं, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में हैं, खबरपालिका में हैं, मीडिया में हैं, जहां भी है, जो काम कर रहे हैं उसको 100% प्रामाणिकता से करो। कोई मानवीय जो है सामर्थ्य से कोई भूल हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, आपकी नियत में खोट नहीं होना चाहिए। और जो काम एक बार शुरू किया, लाख आलोचनाएं हो, कभी भी आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। हम तो जिस गांव से पैदा हुए, वहां से लेकर के गुरुकुल से लेकर के हरिद्वार तक लाख आलोचनाएं भी अभी भी करते रहते हैं, लेकिन हमने भी ठान रखा है अंतिम श्वास तक कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, भारत माता की और मानवता की, सनातन धर्म की सेवा करेंगे। तो चरैवेति वेति, ये लक्ष्य होना चाहिए। काम करते हैं, कोई छोटा मोटा काम करने में तो कोई बाधा आती ही नहीं। थोड़ा बड़ा सा काम करो तो भाई क्यों पंगा मोल लिया, तो भाई हमने तो पंगा मोल ले रखा है। पंगा मोल दुश्मन जो आदमी पंगा मोल नहीं लेगा, बड़ा काम करने का साहस नहीं करेगा, बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए लाख बाधाएं हों, संघर्ष, चुनौतियां कितनी भी हों, आप बढ़ते चलो, बड़े से बड़े संकटों को पार करके हिमालय की चोटी पर आप एक दिन पहुंच जाओगे। अरे तुम्हारे सामने जो स्वामी रामदेव बैठा है, पिता रामनिवास अनपढ़, पूज्य माता गुलाब देवी अनपढ़, परिवार में कोई 5वीं 7वीं से ज्यादा पढ़ा नहीं, और हमको लोग कहते थे पढ़ लिख के क्या पटवारी बनेगा, पटवारी से ज्यादा किसी की सोच नहीं थी वहां पढ़ने की। और आज स्वामी रामदेव के नीचे 5000 तो डॉक्टर काम कर रहे हैं, 500 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया हुआ है। यह है चरैवेति की पुरुषार्थ की ताकत। और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को फिर परमार्थ में लगाया, अपने लिए 1 रुपया नहीं चाहा। आज करीब 1 लाख करोड़ के हमने चैरिटी वर्क किए हैं, और 1 लाख करोड़ के आगे करने की तैयारी है। तो यह है पुरुषार्थ करेंगे, उससे अर्थ आएगा, और उस अर्थ को फिर परमार्थ में लगाओ। यही जीवन का सूत्र है मेरे भाई। अर्थ को परमार्थ में लगाओ, और बाधाओं से नहीं डरने की बात जो आपने कही रामदेव जी, तो उस पर मुझे एक शेर याद आता है कि पहले कब थी जो अब होगी दुनिया की परवाह मुझे, पहले कब थी जो अब होगी दुनिया की परवाह मुझे, और बाधाएं क्या कर पाएंगी जब स्वयं चाहती राह मुझे। आपने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आपने जो आलोचनाओं की बात की, तो एलोपैथी वालों से आपकी इतनी लड़ाई क्यों होती है, आपकी इतनी आलोचना क्यों करते हैं? एलोपैथी वालों ने हमारी भैंस नहीं खोल रखी है ना, हमने उनके खूट नहीं बा रखे। लेकिन बात सिद्धांत की है, लड़ाई क्यों? वो पूरी दुनिया में, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ एक बात कहता हूं, सारे एलोपैथी के जितने भी पूरे पाठ्यक्रम हैं, उनका पूरा कंटेंट जो उनको पढ़ाया जाता है, उसमें 100% उनको लुटेरा बनाने के लिए, गौर से सुनना जी, कि तुम कोई भी तुम्हारे सामने पेशेंट आए, उसको एक वाक्य पहले ही बोल देते हैं कि टिल द लास्ट ब्रेथ टू टेक दिस मेडिकेशन फॉर कोलेस्ट्रॉल। आप अंतिम सांस तक कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद मत करना। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है, किसी को बंधक बनाने जैसी बात है। ये तो
कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया को अपनी क्रूर पंजू में नोच लिया एक तरह से। अरे आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको बोल दे भाई थोड़ा लंबे लंबे सांस ले ले, थोड़ा गर्म पानी पी ले, थोड़ा कपाल भाती कर ले, लौकी का जूस पी ले, क्या जरूरत है? टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक द पिल्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। फिर ऐसे किसी को जरा सी शुगर बढ़ गई, अरे तो बढ़ती रहती है। आदमी ने थोड़ा गन्ना का 1 लीटर जूस पी लिया, एक भेली गुड़ खा लिया, शुगर बढ़ जाएगी यार, कम हो जाएगी। थोड़ा उसको ठीक कर ले, खान पान को, चीनी खाना बंद कर दे, गेहूं चावल थोड़ा कम कर दे, बाजरे की रोटी खा, थोड़ा दूध दही छाछ पी, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर, शुगर। मैंने एक नहीं सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को टाइप 1 डायबिटीज से मुक्ति किया। तो ये कहना कि बीपी ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस अस्थमा ठीक नहीं होता, अरे हमने तो कैंसर का भी शीर्षासन करा दिया है, ये मेडिकल साइंस वाले झूठ बोल रहे हैं। ये सच सामने आना चाहिए कि आप प्रत्येक बीमारी को परास्त कर सकते हो, आपके भीतर यह अपरिमित सामर्थ्य है। ये आयुर्वेद और एलोपैथी आप जिस जोश जज्बे से, नहीं, मैं जोश जज्बे के सामने, मेरा सवाल सुन लीजिए। आई हैव एविडेंसेस, डेटा एंड आई हैव कॉन्फिडेंस। ये बेस है ना पूरा डेटा का और रिसर्च का। पहले तो लोग कह सकते थे बाबा के पास रिसर्च सेंटर नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा योग आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर जो भारत सरकार के पास भी नहीं है, वो बाबा के पास है। बहुत बढ़िया, मैं उसी पर आ रहा था। ये आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई नई नहीं है, पुरानी है, और आप लड़ाई नहीं है भैया, हमारी लड़ाई कुछ नहीं है। ये बात उपचार और उपकार के बीच की है जी। हमने उपचार और उपकार की भावना से किया, और व्यापार इसमें कहीं आता ही नहीं है। लड़ाई किस बात की? मैं तो कहता हूं कोई भी दुनिया का डॉक्टर मेरे पास आ जाए, उसको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर, किडनी प्रॉब्लम से, कैंसर से मैं मुक्त कर दूंगा। लो, गांव की भाषा में बोल, मैं इधर वो आपसे इलाज कराएगा, उधर पर्चे तो लिखेगा उसकी कमाई के लिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि हम लोग शायद डॉक्यूमेंटेशन में प्रमाण, जो लैंसेट में छपता है ना, उसको वो मान लेते हैं। अरे भाई 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर छाप दिए और क्या तेरे माथे पे छापूं? मैं तो सुनवाना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। वो भी मैं भी ऐसे मजाक में बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं फिर कमी कहां है? क्या हम एविडेंस नहीं दे पा रहे, प्रामाणिकता नहीं? देखो, कमी ये रही कि जो योग आयुर्वेद के जो प्रतिनिधि थे जी, यहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, अब मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने पैसे तो खूब कमाए जी, लेकिन उन्होंने रिसर्च नहीं किया। ये काम तो डाबर को कर लेना चाहिए था, ये काम तो झंडू वैद्यनाथ को करना चाहिए था। स्वामी रामदेव ने क्यों किया? क्योंकि स्वामी रामदेव ऋषियों का वंशधर है, और मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूं कि मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं का सिर झुकने नहीं दूंगा, अपनी विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। ये संकल्प होना चाहिए। कोई भी चीज सनातन नीचे गया तो किसी गर्व से को हम सनातनी है, अरे तेरा आचरण सनातन का है, गर्व से कहो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं। अरे सांझ ने तू दारू पी ले और यूं कह हम ऋषि पुत्र है, शीशी पुत्र हो रखा है तू। तो जो अपने आप को कहते हैं गर्व से को हम सनातनी हैं, गर्व से को हम हिंदू हैं, अरे हिंदुत्व वाले तो काम करता है। हिंदुत्व गर्व से शब्द से नहीं आता, आचरण से आता है। यो एवं वेद स एवं भवति आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। तो हमारा आचरण गिर गया, इसलिए सनातन नीचे गया। नहीं तो अपने ही देश के में ये 20 करोड़ मुसलमान कहीं ईरान, इराक से सऊदी अरबिया से आए, इसमें 99% अपने ही स्वजन हैं। उनको दबाव में, अभाव में, प्रभाव में, तलवार से, विचार से, चमत्कार से, किसी भी तरह से उनको तो बनाया गया ना मुसलमान। क्या हम वापस उनको हिंदुत्व में नहीं ला सकते? ला सकते हैं। यदि हमारे जीवन बड़े तपस्वी हो तो ये सारे मुसलमान वापस हिंदू हो जाएंगे। बस अपने जीवन प्रामाणिक हो। ये जो आज ईसाई बने अपने ही तो लोग हैं सब। तो मैं इसलिए कहता हूं सनातन नीचे गया, आयुर्वेद नीचे गया, भारत नीचे गया, हमारा रुपया नीचे गया, हमारी करेंसी नीचे गई, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नीचे गई। सबके नीचे जाने के पीछे कारण है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम कहीं कमजोर पड़ गया था। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए हम वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। ऋषियों का ऋषित्व और देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे भीतर जिस दिन होगा उस दिन सनातन धर्म का भी झंडा ऊंचा बुलंद रहेगा और हमारा डंडा भी पूरी दुनिया में चलेगा। हमारा सनातन का पताका ऊंची फैलेगी, सब जगह आयुर्वेद का डंका बजेगा, सब जगह योग का डंका बजेगा। बाबा रामदेव अपने आप को यहां से अगले 5-10 सालों में कहां पाते हैं? आपको क्या लगता है? ऐसा वो कौन सा स्वप्न है अधूरा जिसका पीछा करते देखो, हमारा कोई सपना नहीं। मैं दिन 4 रहूं ना रहूं, तेरा वैभव अमर रहे। हम तो भारत माता के सपने के लिए जीते हैं।
ना भाई ब्याह करवाया, ना कोई छोरा ना कोई छोरी। किस बात का सपना? ऐसे ही एक लोग ही तो राज सपना भी कर है, रहे हैं। मेरा भारत महान। हमने जो छोटे बालक थे ना, तो पहली लाइन यू ही लिखी थी, मेरा भारत महान। हम छोटे बच्चे थे तब, मैं 4-5 साल का बच्चा था ना, क्लास में से, ए रामकिशन इधर आ, बचपन का नाम रामकिशन। नाम किशन जी। हाँ बोले, चल प्रार्थना करवा। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो। पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। क्या बात है। तो हम तो भारत माता की आन बान और शान के लिए जीना चाहते हैं। बाकी अपना योग और कर्मयोग किए जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चाहे फूल मिले पत्थर मिले, अपनी राह पर चरे वेती आगे बढ़ते चलो। जब कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो मैंने कहा था कि बाबा रामदेव जी को किसी मॉडरेशन की आवश्यकता नहीं होती, बाबा रामदेव जी खुद ही इतनी, लेकिन मॉडरेशन इसलिए भी जरूरी होता है कि रामदेव जी की फ्लाइट है और उनको फ्लाइट पकड़नी है और उनकी फ्लाइट पर वो समय से पहुंच जाए, इसलिए किसी को यहाँ पर सूत्रधार के रूप में बैठना पड़ता है। लेकिन योग के आप अच्छे सूत्रधार हो, आपका बहुत आभार। आपसे और सुनकर अमर अच्छा उजाला लगा। के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। इस पूरे ये एक अमर उजाला ने ना ये आंदोलन की तरह एक अखबार शुरू किया था, और आंदोलन से, इस आंदोलन के वक्त ही इसका जन्म हुआ है। मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री भी पता है, और इस बात के लिए मुझे फक्र है कि अमर उजाला ने केवल और केवल मीडिया को एक आंदोलन की तरह लेकर के चले हैं। इनके लिए मीडिया कोई एक कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। एक बार जोरदार अभिनंदन इस सोच के लिए कि एक सिंगल पॉइंट टारगेट है कि हम मीडिया हैं तो मीडिया बनकर के एक सच लोकतंत्र के प्रहरी बनकर के, हाँ, कि जो आजकल दुनिया में भाई साहब किसी को जरा सी भी खोट बता देना तो यूं लगे जैसे उसकी आंख में धूल, मतलब कोई मिर्च झोंक दी जी। तो आज के इस कभी भी समय ऐसे ही रहा है कि निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करना और अंधेरों में अमर उजाला का दीप जलाए रखना, उसके लिए जोरदार अभिनंदन अमर उजाला के लिए, इस पुरुषार्थ के लिए। और केवल ये मैं प्रोमोटर साइड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तन्मय जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूरे अमर उजाला परिवार के लिए कह रहा हूँ। और मेरा संबंध, मैंने पहला अखबार कोई जिंदगी में पढ़ा था गुरुकुल में। गांव में तो अखबार आता ही नहीं था, गुरुकुल में हम पढ़ते नहीं थे। हरिद्वार में पहला अखबार अमर उजाला ही पढ़ा था। और आज तो मैंने कई साल के बाद अमर उजाला वो एयरपोर्ट पर मिल गया तो अपने साथ ही लिया है, बल मैं अमर उजाला में जा रहे भाई आज तो पढ़ के चले। तो जोरदार अभिनंदन आपका। देखिए, पहला अमर उजाला अखबार हमने पढ़ा और उसमें भी पहली हेडलाइन हमारी बनी, तब से हम आगे बढ़े। थैंक यू, अमर उजाला ने हमारा बहुत सहयोग अरशद किया। वारसी जी भी आ गए हैं। अमर उजाला अपने मूल्यों पर अडिग है। 77 वर्षों की यात्रा है जो अनवरत जारी है। ऐसे कर लिया करें, ऐसे शीर्षासन कराओगे तभी तो एमएनसीज को शीर्षासन करा पाए। ऐसे पूरा एक तो ये किया करो, एक ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करने से 25% उम्र बढ़ जाती है। ये एक, हाँ दीवार के सारे, एक तो ये कर लेना। दूसरा जो है सूर्य नमस्कार 1 मिनट में मैं 10 बार करता हूँ, पहले धीरे धीरे कर रहा हूँ। 1 मिनट में कितनी बार? 10 करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 इतना हो जाए तो बहुत अच्छा है। और भाई हरियाणा वाले ज्यादा नहीं तो दंड बैठक सब जाना है। एक तो ये किया अरशद भाई, पुशअप का चैलेंज लेना है और पुशअप जो है एक मिनट में 60 पुशअप, इसको कहते हैं हनुमान दंड। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे हम तो लगे रहेंगे, हमारा तो रोज का काम है। ये ऐसे जो है साक्षात है, कोई रील नहीं है। एक मिनट में 60 बार तो ये होता है। और फिर ये होता है, देखो ये, इसको कहते हैं चक्रदंड। ये फिर यो होता है ये कुछ तो कर। और ये हरियाणा में सपाटा दंड बड़ी फेमस है। यो
Yeah.